A block of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from its other end another block of B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is. तो क्वेश्चन में क्या है कि एक टेबल पर एक मास रखा है जिसका मास है m1, ठीक, और वो एक दूसरे मास से कुछ इस तरह से अटैच है और दूसरा मास है m2, और इस पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू के। तो हमसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितना टेंशन ये आ सकता है इसमें। व्हेन द ब्लॉक ए स्लाइडिंग, जब स्लाइड करने लगे द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्लाइड करते टाइम उसमें टेंशन कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर आएगा m2g, ऊपर की तरफ टेंशन, इधर टेंशन, नीचे की तरफ mg, m1 इंटू जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और क्योंकि आगे जाना चाहेगा तो पीछे की तरफ एक लगेगा फ्रिक्शन एफ के, और एफ के इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, अरे यहाँ के ना, तो म्यू के इंटू एन है m1 इंटू जी, ठीक। तो अगर हम इधर लिखेंगे तो टी, और इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन है ए, तो इधर आ जाएगा m2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब अगर हम दोनों को सिस्टम मान लें तो नेट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। तो ए इक्वल टू आ जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, m2 जी नीचे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन इधर इसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू जी माइनस म्यू के m1 इंटू जी, और टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, यूजिंग 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा m2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए हमने निकाला है m2 जी माइनस म्यू के m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, अरे यहाँ की ना, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी m2 जी माइनस m2 जी माइनस म्यू के m1 जी अपॉन m1 प्लस m2, अरे यहाँ के ना, तो t इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा एलसीएम लेके, तो m1 m2 इंटू जी प्लस m2 स्क्वायर इंटू जी माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी प्लस म्यू के m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, अरे यहाँ के ना, तो m2 स्क्वायर जी कट गया, इधर m1 इंटू m2 कॉमन मिल जाएगा, m1 इंटू m2 बचेगा क्या, g प्लस म्यू के, और नीचे है m1 प्लस m2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा m1 m2 g प्लस म्यू के, m1 m2 g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। अब बैलून विद मास m, मास में बैलून का दे रखा है m, इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, और एक्सेलरेशन में दे रखा है a दैट इज लेस देन g।
हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद इन एक्सेलरेशन ए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक हमारे पास वैल्यूम है जिसका मास है m और वो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a, और हमसे बोला जा रहा है कि इस वैल्यूम में से कितना मास निकाल दिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें से x मास निकाल दिया जाए। अगर x मास निकाल दिया जाए तो इसका मास कितना बचेगा, m माइनस x। ठीक, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स लगेगा क्योंकि ये एयर में है, तो बॉयंसी फोर्स मान लेते हैं F। इसका बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा m माइनस एक्स इंटू जी और ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगेगा सेम F। तो फ्री बॉडी, तो अब इसका हम बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा mg माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए। तो इक्वेशन नंबर 1 इसे जब करेंगे तो m माइनस एक्स इंटू इसमें एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो आ जाएगा f माइनस m माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू m इंटू ए। तो m कितना है, m माइनस एक्स इंटू ए। तो हमें निकालना है कितना, x निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो इधर है माइनस का f और इधर है प्लस का f, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा mg माइनस m माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू ma प्लस m माइनस एक्स इंटू ए। तो सॉल्व करेंगे mg माइनस mg प्लस एक्स जी इक्वल टू ma प्लस ma माइनस एक्स है। तो mg से mg गया और हमें निकालना है x, तो x वाले टर्म सारे एक तरफ कर लो। तो इधर आए एक्स जी प्लस एक्स ए इक्वल टू 2ma, यहाँ से x कॉमन लगेंगे बचेगा a प्लस जी इक्वल टू 2m इंटू ए। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2ma अपॉन a प्लस जी, और यही आंसर हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2ma अपॉन a प्लस जी, ऑप्शन नंबर ए। A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal table. Coefficient हमें दे रखा है mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of m1. हमें इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, और सबका मास हमें m दे रखा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एक लगेगा नीचे की तरफ m इंटू जी और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन और नीचे की तरफ इसका एक एक्सेलरेशन होगा क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा। और जब इसका बनाएंगे तो इधर आ जाएगा mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, इधर भी mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। और इसमें फ्रिक्शन में दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो इधर इस पर एक फ्रिक्शन एफ लगेगा और इस पर भी फ्रिक्शन एफ लगेगा और एफ इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, अरे हाँ कि ना, तो म्यू एम जी, जितना एफ म्यू एम जी इस पर भी इस वाले बॉक्स पे लगेगा और इस पर भी लगेगा तो एफ टोटल कितना हो गया, 2 म्यू जी। ठीक,
क्योंकि इस पर भी फ्रिक्शनल एफ लग रहा है, इस पर भी एफ लग रहा है। एफ इक्वल टू है कितना, म्यू एन म्यू एम जी, दोनों पे लग रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 म्यू जी। तो अब कैसे, अब लिखेंगे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। टोटल मूविंग मास। तो नेट ड्राइव, इस सिस्टम को पूरा ड्राइव कौन कर रहा है, किसकी वजह से ये सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये सिस्टम मूव कर रहा है एम जी की वजह से, क्योंकि एम जी ही नीचे की तरफ लग रहा है और तो एन इक्वल टू, ये तो बैलेंस हो रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ये फ्रिक्शन जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये एम जी इस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है दोनों बॉक्स को, और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा 2 म्यू एम इंटू जी, और नीचे टोटल मूविंग मास एम प्लस एम, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी माइनस 2 म्यू एम जी इक्वल टू 3m, और अगर एम जी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एम जी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3m, एम से एम गया तो ए इक्वल टू आ जाएगा जी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। तो जी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them goes off at right angle. 2 right angle पे चले गए. The first part is of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second. Second part of mass 2 kg moves with a speed 8 meter per second square. 8 meter per second. If third part flies off with a 4 meter per second is speed, then its mass. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रॉक है जो कि एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसमें से 2 पार्टिकल राइट एंगल पर मूव करते हैं। तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। एक पार्टिकल मान लेते हैं ऊपर की तरफ चला गया, दूसरा वाला इधर, तो तीसरा भी किधर गया होगा। तो पहले पार्टिकल का मास है 1 kg, पहले पार्टिकल का मास है 1 kg, दूसरे वाले का मास है 2 kg, और तीसरे वाले का हमें निकालना है तो इसका मान लेते हैं m। तो अगर हम पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 आई कैप, सॉरी जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ हम किधर भी मान सकते हैं। b1 और b2 को हम राइट एंगल पर मानेंगे, वो हम ऊपर और इस डायरेक्शन में मान लें, या फिर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मान लें, किधर भी मान सकते हैं। तो हमने ऊपर की तरफ b1 को मान लिया, 12 जे कैप, और इधर मान लिया हमने b2 को, और b2 है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 आई कैप। क्योंकि ये जो रॉक था वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो इनिशियली तो रेस्ट पर था, उसका कोई भी मोमेंटम नहीं था और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा। इसका मतलब है इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगा, कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो P इनिशियल पहले रेस्ट पर था तो ये P इनिशियल तो 0 हो गया, और P फाइनल मान लेते P1 प्लस P2 प्लस P3। कुछ मोमेंटम फर्स्ट वाले पार्टिकल की वजह से होगा, कुछ दूसरे की वजह से, कुछ तीसरे की वजह से, तो तीनों को मिला के 0 आना चाहिए। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले का अगर हम लिखेंगे तो M1 B1 प्लस M2 V2 प्लस M3 B3 इक्वल टू 0 रहा कि ना। तो M1 कितना हमें दे रखा है, M1 हमें दे रखा है 1 kg,
और B1 है 12 जे कैप प्लस M2 में दे रखा है 2 kg और V2 है 8 आई कैप और इसे हम लिख लेंगे M3V3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से M3V3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 16 आई कैप माइनस का 12 जे कैप। तो M3V3 का मॉड अगर हम निकालेंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अरे यहाँ की ना, तो 16 का करेंगे तो 256 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 400। तो M3V3 का मोड कितना आ गया 20। तो अब हम डालेंगे M3 इंटू V3 में दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो M3 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो 4 5 जा 20, तो M3 यहाँ से आ जाएगा 5 kg। अरे यहाँ की ना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। करना कुछ नहीं है इसमें, बस क्योंकि पहले जो था रॉक रेस्ट पर था तो इसका मोमेंटम 0 होगा और इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो इसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हमने कर दिया। और इसमें बोला गया कि 2 पार्टिकल राइट एंगल पे जा रहे हैं, तो एक को हमने मान लिया कि आई कैप में है, दूसरा जे कैप में। वो हम कुछ भी मान सकते हैं, माइनस आई कैप और आई कैप भी माइनस आई कैप और माइनस जे कैप भी मान सकते हैं, पर राइट एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है। 3 blocks of masses M, 2M and 3M are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block of mass M, the masses move upward at a constant speed. Constant speed V से मूव कर रहे हैं। What is the net force on the block of mass 2M? तो 2M पर हमें नेट फोर्स निकालना है। ये रहा 2M, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम B इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मूव कर रहा है। B अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0 होगा। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है, इसका मतलब है F इक्वल टू 0। और यहाँ के ना अगर फोर्स लग रहा होता तो उस पर कुछ उसका वेलोसिटी चेंज आता है, वेलोसिटी चेंज आ नहीं रहा है, इसका मतलब है फोर्स 0 लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth and lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका अपर हाफ जो है वो स्मूथ है और जो लोअर हाफ है आधा वो है रफ। यहाँ से एक बॉडी चलती है नीचे की तरफ U इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से चलने के बाद जब तक यहाँ तक चलेगी तब तक स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है और इसमें रफ नहीं, स्मूथ है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ पे आने के बाद जब वो आगे बढ़ेगी तो इधर है रफ है तो इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर जब तक आई तब तक V इक्वल टू हो गया 0। ठीक। और इसे हम वर्क एनर्जी से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी से करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अरे यहाँ के ना, तो यहाँ पे वर्क डन 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। और इसकी फाइनल स्पीड भी 0 है और इनिशियल स्पीड भी 0 है, इसका मतलब है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। अरे यहाँ की ना, हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। बी फाइनल और बी इनिशियल तो 0 है, इसका मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा।
तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से मूव कर रहा है इस वाले, तो वर्टिकल हाइट कितना है, वर्टिकल हाइट ये वाली इतना चल रहा है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक। और इसे टोटल को मान लेते हैं 2l, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। अरे हाँ कि ना। तो नीचे की अगर हम ग्रेविटेशनल वर्क की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो इधर आ जाएगा एम जी, फोर्स इतना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2l साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो नीचे की तरफ लग रहा है इधर लगेगा mg और ये हो जाएगा mg cos थीटा। अरे हाँ कि ना। और ऊपर की तरफ लगेगा इस पर फ्रिक्शन और इधर है नॉर्मल, और फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन होता है म्यू mg इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन आ जाएगा और ये वाला वर्क निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस देयर मोशन, तो जिधर इसका डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा निगेटिव। तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्यू mg कॉस थीटा, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो रहा है फ्रिक्शन की, जब फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक l, तो इधर आ जाएगा l, तो l से l गया mg से mg, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा इधर म्यू, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। इधर 2 और है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road if the banking angle is 45 degree, the speed of car is। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मास इक्वल टू 1000 kg है, 1000 kg, और रेडियस कितना दे रखा है 90 मीटर, और बैंकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो कुछ इस तरह से है कि ये रोड है और ये बैंकिंग एंगल 45 डिग्री है, और हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड तक इस पर हम कार को चला सकते हैं। तो मान लेते हैं ये कार है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा m/g, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि इस ऐसे मूव कर रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv² r। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो सिंपल है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना है 45 माइनस, सॉरी इसे ऐसे समझो, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये वाला भी थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी थीटा 45 आ जाएगा। तो इसके जब कंपोनेंट करेंगे mv²r के कंपोनेंट, तो एक इधर आएगा mv²r इंटू कॉस 45, ठीक। एक कंपोनेंट इसका आएगा नीचे mv²r इंटू साइन 45,
एम जी का कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा, ये कितना है, ये भी 45 आएगा, तो एम जी कॉस 45, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा एम जी साइन 45, एम जी साइन 45। तो बैलेंस कर लेते हैं इसे, क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस 45 आ जाएगा। तो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस 45 इक्वल टू एम जी साइन 45। तो एम जी से एम से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर कितना हमें दे रखा, आर दे रखा 90 मीटर, 90 इंटू 1/√2 कॉस 45 को लिख सकते हैं। तो इधर आ जाएगा जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 45 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 गया, तो वी स्क्वायर आ जाएगा 90 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 900। तो यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। टू स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड। ए इज एट रेस्ट, ए जो है रेस्ट पर है इनिशियली, बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v along x एक्सिस, आफ्टर कोलिजन b हैज a velocity b/2 in direction perpendicular to the original direction, the mass a moves after collision in the direction। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास दो मास हैं, एक b और एक a, और v की वेलोसिटी हमें दे रखी है v और a की वेलोसिटी 0, और ये कोलिजन होने के बाद क्या हो जाता है कि v की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है और b/2 हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं कि ऊपर हो जाती है, और वेलोसिटी हो जाती है b/2। तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ a निकालनी है। तो मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, और एक्स डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है b1, ठीक है। तो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, क्योंकि दो स्फीयर थे, मूव कर रहे थे, मूव करते करते वो टकरा गए, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में दे रखी है एक की, और तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल में लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना, अच्छा पी फाइनल कैसे लिखेंगे, पी फाइनल लिखेंगे, इसका मास कितना है, बी का मास m1 एंड m2, बी का मास है m2 और a का मास है m1। तो p फाइनल लिखेंगे तो p फाइनल ऑफ b कितना हो जाएगा, m2 इंटू b/2 j कैप ऊपर की तरफ है, प्लस इसका a का मास हो जाएगा m1 b1 इक्वल टू b का मास है m2, तो m2 इंटू v, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ a 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा 0, और a i कैप होगा। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v i कैप माइनस m2 b/2 j कैप, ठीक। तो v1 इक्वल टू आ जाएगा m2 b बाई m2 आई कैप माइनस m2 b/2, और नीचे आ जाएगा m2 j कैप। तो m2 से m2 गया, m2 से m2, तो v1 क्या आ गया, b1 इक्वल टू v आई कैप माइनस b/2 j कैप। अगर हम tan थीटा यहाँ से निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है, बाई एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का b/2, और नीचे आ जाएगा इंटू b, तो b से b गया, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स माइनस का 1/2,
तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1/2 टू दी एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ से। A person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg. Presses the button on the control panel. The lift start moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. The tension in the supporting cable will be। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक लिफ्ट है और एक रस्सी से बंधी होगी तो ऊपर की तरफ लगेगा इसमें टेंशन, और इसमें जो मैन खड़ा है तो मास ऑफ लिफ्ट ML बोल देते हैं, हमें दे रखा है कितना 940 kg, 940 kg। मास ऑफ मैन हमें दे रखा है 60 kg, ठीक। और इस लिफ्ट जब वो लिफ्ट को बटन को प्रेस करता है तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाता है A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इस पूरे लिफ्ट प्लस मैन को एक सिस्टम मान लें, तो सिस्टम मान लेते हैं, तो ये वाला सिस्टम हो गया। और सिस्टम का मास कितना हो गया 940 प्लस 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा M इक्वल टू 940 प्लस 60 इक्वल टू 1000 kg। तो इधर आएगा 1000 kg। अरे हाँ कि ना, इसमें एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 1000 इंटू 10 क्या है G, और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, क्योंकि इसी टेंशन की वजह से लिफ्ट ऊपर जा रही है। और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो T माइनस 1000 इंटू 10 इक्वल टू M इंटू A। M हमें दे रखा है 1000 इंटू A कितना है 1, तो यहाँ से T इक्वल टू आ जाएगा 10,000 प्लस 1000, तो T इक्वल टू 11,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। A man of 50 kg is standing in the gravity free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of man above the floor will be। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये अगर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड, तो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर एक मैन खड़ा है यहाँ पे, और इसमें बोला जा रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये हवा में भी रह सकता है। तो 10 मीटर पर खड़ा है, तो इसने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया है, एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंका है, जिसका मास हमें दे रखा है, मास ऑफ स्टोन है 0.5 kg, और इसने V इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है नीचे की तरफ, ठीक। अब अच्छा, अब अगर हम पूरा मैन प्लस वॉल सिस्टम मान लें दोनों को, इस सिस्टम पर इसका नेट फोर्स कितना लग रहा है 0, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, तो नेट फोर्स 0 लग रहा है। नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स 0 है। तो क्या हम इसमें P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स 0, ग्रेविटी लगती है सिर्फ, लेकिन ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हम लिख सकते हैं। P इनिशियल 0 है, क्योंकि पूरा रेस्ट स्टोन को फेंकने से पहले और फेंकने के बाद हम कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टोन को फेंकने से पहले ये सब कुछ रेस्ट पर था, तो रेस्ट पर था, तो P इनिशियल इक्वल टू 0 आ गया। P फाइनल क्या आ जाएगा? P फाइनल ऑफ स्टोन प्लस P फाइनल ऑफ मैन, तो P फाइनल ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, 0.5 इंटू वेलोसिटी,
वेलोसिटी नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन, तो मास ऑफ मैन हमें दे रखा है 50 kg और इसकी वेलोसिटी में नहीं पता है, तो मान लेते हैं B2, B1 मान लेते हैं। तो यहाँ से B1 इक्वल टू आ जाएगा 1/50 माइनस का मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने B को हमने लिया है नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, तो ऊपर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो इसका मतलब B1 ऊपर की तरफ जाएगा 1/50 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये स्टोन कितनी देर में नीचे आ जाएगा, तो वो अगर वो टाइम पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि उतने टाइम में मैन कितने डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। तो टाइम हम निकालेंगे, तो फॉर स्टोन के लिए यू हमें पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है नहीं क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी AS/u। एस कितना है? एस हमने दे रखा है 10 और u की वैल्यू है 2, तो 2 5 जा 10, तो 5 सेकेंड में ये स्टोन नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। तो 5 सेकेंड में ये कितना ऊपर चला जाएगा मैन? तो एस डैश क्या है कि यहाँ से लेकर मैन कितना ऊपर जाएगा, एस डैश। तो एस डैश है वेलोसिटी ऑफ मैन यानी कि B1 इंटू टी। तो B1 हमने निकाला है 1/50 इंटू टी अभी हमने निकाला 5, तो ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 0.1 मीटर। तो एस डैश इक्वल टू आ गया 0.1 मीटर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस ऑफ मैन एबव द फ्लोर। तो डिस्टेंस ऑफ मैन एबव द फ्लोर ये टोटल हो गई, ये 0.1 है, ये 10 है, तो एस टोटल क्या आ गया 10 प्लस 0.1 इक्वल टू 10.1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा दे रखी है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। द कॉइन विल रिवॉल्व इफ द रिकॉर्ड विद द रिकॉर्ड इफ। तो एक ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन मतलब कुछ सर्कुलर डिस्क जैसा होता है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दे रखी है और इसकी रेडियस है r, ठीक, सॉरी स्मॉल r बोल देते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल r लिखा है। तो ये है r। तो हमसे बोला जा रहा है कि कम से कम इसकी द कॉइन विल, तो रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे।
मान लेते हैं कि कॉइन यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ की ना, और बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल के बराबर या ज़्यादा हो जाए एम ओमेगा स्क्वायर आर से, तो ये मूव करना चाहिए रिकॉर्ड। तो फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम से एम गया, तो आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। A block of mass m is in contact with card C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the card is mu. Coefficient of static friction हमें दे रखा है acceleration alpha of the card that will prevent the block from the falling. तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा m इंटू जी, और इसमें ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि एम मास की वजह से इसका मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगा, और ग्रेविटी अगर नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। और इधर एक लगेगा सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स। और अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बैठ गए इसके अंदर, तो हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में पहुँच गए। अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में पहुँच गए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सॉरी वो क्या बोलते हैं, अब मान लेते हैं कि हम इसके अंदर बैठ गए, और अगर इसके अंदर बैठ गए तो एक एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और वो स्यूडो फोर्स होगा एम इंटू ए। और अगर इस बॉक्स को हम चाह रहे हैं कि ये यहीं पर स्टेबल बना रहे, मूव ना करे, तो ये सारी फोर्स बैलेंस होंगी। तो यहाँ से आएगा एन इक्वल टू एम ए, अरे यहाँ के ना, और अगर फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आ जाए तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो म्यू इंटू एन हमने अभी निकाला है एम इंटू ए, एम इंटू ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो एम से एम गया, तो यहाँ से ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, ठीक है। ए, या फिर हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन जी बाई म्यू, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन जी बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाई म्यू, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स हमें दे रखा है, ए कोएर्शन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ दिस बॉडी, फोर्स हमें दे रखा है। तो फोर्स एफ इक्वल टू दे रखा है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो अगर हम फोर्स का मोड निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस 100, ये आ जाएगा अंडर रूट 200, जो कि आएगा 10 रूट 2। और ये फोर्स का मोड, और फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए इक्वल टू 10 रूट 2। तो एम इंटू ए हमें दे रखा है 1 इक्वल टू 10 रूट 2, तो एम इक्वल टू 10 रूट 2 के जी, एम इक्वल टू 10 रूट 2 के जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 kg, मास ऑफ लिफ्ट हमें दे रखा है। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन देन इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो एक लिफ्ट है जिसका टोटल मास हमें दे रखा है 2000 kg, ठीक, और उसमें ऊपर की तरफ टेंशन जो लग रहा है 28,000 न्यूटन, तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी होगा 2000 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो ऊपर की तरफ टेंशन और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए। तो इसके इक्वेशन लिखेंगे, आ जाएगा 28,000 माइनस 2000 इंटू 10 इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है 2000 इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा 8000 इक्वल टू 2000 इंटू ए। तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 4 जा 8, तो ए इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए हमने माना था ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड। Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along y direction, magnitude of minimum additional force needed. अगर हम इनके कंपोनेंट करते हैं तो 1 न्यूटन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो होगा 1 cos 60, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा जो होगा 1 sin 60। तो उसी तरह से 2 न्यूटन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, वो होगा 2 cos 30, और एक कंपोनेंट इधर होगा जो होगा 2 sin 30। उसी तरह से 4 न्यूटन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा जो कि होगा 4 cos 30, और एक कंपोनेंट इधर होगा 4 sin 30। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल टू 2 न्यूटन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 2 इंटू साइन 60 होता है साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 गया, इधर आ जाएगा इनका इधर आ जाएगा 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 1.5 न्यूटन। तो ये तो ऑलरेडी बाई डायरेक्शन में है, ये वाला भी बाई डायरेक्शन में है। अब बचा क्या है, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट। इधर 2 न्यूटन है और इधर 1.5 न्यूटन है, तो अगर हम इधर प्लस 0.5 न्यूटन कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अरे हाँ कि ना, तो बचेगा क्या, ऊपर और नीचे जो कि ऑलरेडी बाई डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि हम 0.5 न्यूटन ऐड कर दें अगर मिनिमम फोर्स, तो ये इनका रिजल्टेंट है बाई डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial speed v. If mu is the coefficient of sliding friction between block B and surface, block B will come to rest after time. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है, कितना है म्यू। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर आ जाएगा mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, एक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, अरे हाँ कि ना। तो फ्रिक्शन इक्वल टू आ जाएगा एफ इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू एन इक्वल टू है एम इंटू जी एफ। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो वेलोसिटी अगर इधर है तो इसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है,
तो एफ इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा, अरे यहाँ की ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एम से एम गया, तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू इंटू जी। एक्सेलरेशन हमें मिल गया माइनस म्यू जी। और तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि बोला गया कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा। रेस्ट पर आएगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आ गई। तो ज़ीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला माइनस का म्यू इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा u बाई म्यू इंटू जी। तो t इक्वल टू यू या फिर b हम बोल सकते हैं b बाई म्यू इंटू जी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। A 0.5 kg ball moving with speed 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए हार्ड बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री with the ball. It is reflected with the same speed and at the same angle if the ball in contact with the wall for 0.25 second. Average force acting on the wall. तो हमें क्या दे रखा कि मास इक्वल टू 0.5 kg, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और टाइम ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है 0.25 सेकेंड। फोर्स क्या होता है हमें निकालना है, एवरेज फोर्स। तो फोर्स होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और टाइम हमें दे रखा है 0.25, तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके फोर्स निकल आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अगर ये स्पीड इसकी v है तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल 60 आएगा, अरे यहाँ के ना। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा b cos 60 और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा v sin 60, अरे यहाँ के ना। उसी तरह से अगर इसकी वेलोसिटी तो सेम रह रही और तो ये अगर 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये 60 होगा। तो इधर आ जाएगा v cos 60, ऊपर की तरफ आएगा b sin 60। तो अगर हम v इनिशियल अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, v cos 60 आई कैप प्लस v sin 60 जे कैप। और अगर v फाइनल अगर हम लिखे हैं तो आ जाएगा v cos 60 माइनस आई कैप, क्योंकि इधर है, प्लस v sin 60 जे कैप। तो अगर हम डेल्टा p डी पी लिखें डी तो डी पी इक्वल टू क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। m को कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा b फाइनल माइनस b इनिशियल। तो m हमें दे रखा है 0.5, b फाइनल कितना है, b फाइनल अभी हमने निकाला है v cos 60 आई कैप माइनस का प्लस b साइन 60 जे कैप माइनस b cos 60 आई कैप प्लस v साइन 60 जे कैप। अरे यहाँ के ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो b साइन 60 जे कैप और ये वाला दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 0.5 माइनस का v
cos 60 आई कैप माइनस का v cos 60 आई कैप यहाँ की ना, तो 0.5 इंटू 2 इधर माइनस लगा लेते हैं, माइनस v cos 60 आई कैप। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dp आ जाएगा, dp इक्वल टू 0.5 इंटू 2, ये माइनस का है तो इंटू v कितना है, v में दे रखा 12 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 से इधर गया 6, तो 0.5 इंटू 2 1 इंटू 6, तो dp आ गया 6, तो dp में मिल गया 6 और टाइम हमें दे रखा है तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा dp बाई dt, dp है 6 और टाइम 0.25, तो ये जाएगा इधर 25 दूनी 50 10 25 चक्कू 100, तो फोर्स आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। The coefficient of static friction μs between block A of mass 2 kg and the table shown in the figure is 0.2. म्यू में दे रखा है 0.2. What would be the maximum value mass value of block B so that two blocks do not move? हमसे इसका मास पूछा जा रहा है, इसका कितना मैक्सिमम मास हो ताकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर आ जाए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं मास इसका m है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m इंटू जी, ऊपर की तरफ टेंशन, और यहाँ की ना रस्सी सेम है तो इधर टेंशन, और नीचे की तरफ इसका ए का मास हमें दे रखा है 2 kg, तो 2 kg अगर है तो नीचे लगेगा 2 इंटू 10, और यहाँ के ना ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 इंटू एन है 2 इंटू 10, तो यहाँ से 10 से एक पॉइंट था, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई 4 न्यूटन। ठीक, तो एम जी इक्वल टू, अगर इसे मूव नहीं करना है तो टेंशन और फ्रिक्शन बराबर होनी चाहिए, तो टी इक्वल टू एफ होना चाहिए, तो टी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 न्यूटन। अरे यहाँ के ना, और पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो ये भी तो ब्लॉक रेस्ट पर होगा, इसका मतलब है एम जी इक्वल टू टेंशन होना चाहिए, तो यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएगी टी बाई जी, तो m इक्वल टू टेंशन हमने निकाला है 4 और g है 10, तो m इक्वल टू 0.4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ से। A block of mass m is placed on the smooth base of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the base. The force exerted by the base on the block. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एक ब्लॉक है, एक बेज है हमारे पास, और इस बेज पर एक ब्लॉक रखा है और इसका मास कितना है, मास m है। तो बोला गया कि इस बेज को कितना एक्सेलरेशन दें ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे, रेस्ट पर बना रहे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे अगर खड़े होकर हम देखेंगे तो ये ब्लॉक तो हमें रेस्ट पर दिखेगा, क्योंकि बोला गया है ना कि ये जो ब्लॉक है बेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करना चाहिए। बेज के रिस्पेक्ट में अगर मूव नहीं करेगा तो बेज पर खड़े होकर हम देखेंगे तो ये रेस्ट पर दिखेगा हमें। तो हम
अगर हम बेस पर खड़े हो गए तो हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में पहुंच गए, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर हम पहुंच गए तो एक स्यूडो फोर्स एक लगेगा इस पर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ इस पर लगेगा m इंटू जी, और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। और क्योंकि हम इसके ऊपर खड़े हो गए, एक्सेलरेटेड फ्रेम में पहुंच गए, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इधर लगेगा m इंटू ए, और ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस होगा। तो इसके कंपोनेंट करके बैलेंस कर लेते हैं। तो एक इस तरफ ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अरे हाँ कि ना। तो एक mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा। उसी तरह से एक ma का एक कंपोनेंट, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो एक ma का ऊपर कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, और एक नीचे की तरफ इधर आएगा ma sin थीटा। और क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा। m से m गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a बाई जी। तो यहाँ से इक्वल tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा a बाई जी। तो हमें निकालना है कि जो ब्लॉक है बेज पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ब्लॉक बेज पर m इंटू ए फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m और a, m इंटू ए। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इक्वल टू आ जाएगा g tan थीटा। और ब्लॉक जो है बेज पर फोर्स लगा रहा है m इंटू ए, तो m इंटू ए की जगह पे हम लिख सकते हैं g tan थीटा। तो आ जाएगा mg tan थीटा। mg tan थीटा तो नहीं है, अच्छा देखो mg tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, mg sin थीटा अपॉन cos थीटा। A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will break when the mass of 20 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which monkey can climb up along the rope? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक हमारे पास रोप है और इस पर मंकी चढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि द रोप विल ब्रेक जब उसका मास 25 केजी से ज़्यादा हो जाए। रोप विल नॉट व्हेन द मास 25 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, इट विल ब्रेक। तो मास तो मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा, मैक्सिमम टेंशन वो झेल सकता है 25 इंटू जी। अगर इससे ज़्यादा टेंशन होगी तो रस्सी टूट जाएगी। तो टी मैक्स क्या आ सकता है, टी मैक्स इक्वल टू 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 न्यूटन। तो हमें टी मैक्स तो पता चल गया। अब हम इसका तो हमसे पूछा जा रहा है कि बंदर कितने एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लगेगा m इंटू जी, अरे यहाँ कि ना। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ इस पर लगेगा टेंशन, ठीक। तो टी माइनस m इंटू जी इक्वल टू m इंटू ए, अरे यहाँ कि ना। टेंशन अभी हमने निकाला है कि मैक्सिमम 250 लग सकता है, माइनस m इंटू जी, एम हमें दे रखा है 20 और g की वैल्यू होती है 10 इक्वल टू m इंटू ए, एम है 20 इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा 50 इक्वल टू 20 ए। तो a इक्वल टू आ जाएगा 50 बाई 20।
तो 0 से 0 ए इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से।